हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा करेंगे इस लेक्चर में आरएस प्री के हिसाब से राजस्थान करंट अफेयर्स नवंबर का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। इस लेक्चर में चर्चा की जाएगी राजस्थान के जो भी स्थान न्यूज में थे उनके बारे में नवंबर माह में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आईआईटी जोधपुर के बारे में। दोस्तों, पहला अपना जो टॉपिक है वो है आईआईटी जोधपुर। दोस्तों, प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के रखरखाव, मरम्मत और नवीनीकरण का ऑटोमेशन करने हेतु रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी? तो ये की जाएगी अपने आईआईटी जोधपुर में। क्या किया जाएगा? जो भारतीय जो एयरफोर्स है इसके जो लड़ाकू विमान है यहाँ पर ये इसका रखरखाव किया जाएगा। साथ इनकी टूट फूट हो जाती है उनकी मरम्मत की जाएगी। इनमें इनोवेशन करने हेतु जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है आदि का विकास यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा आईआईटी जोधपुर में इंडिया एआई और मेटो ने जेनरेटिव एआई सर्जन केंद्र की स्थापना की है। किसकी? इंडिया एआई तथा जो मेटा है, जो फेसबुक का न्यू नेम है मेटा, इसने जेनरेटिव एआई सर्जन केंद्र की स्थापना की है। साथ ही यहाँ पर कौशल और क्षमता निर्माण के लिए युवा एआई पहल की शुरुआत भी की गई है। तो पूछ लिया जाए कि कौशल क्षमता निर्माण के लिए युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो वो अपने आईआईटी जोधपुर है वहां पर की गई है, जिसका उद्देश्य है भारत में ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उन्नति को प्रोत्साहित करना। राइट। नेक्स्ट है, प्रदेश में कितने खान मिनरल्स फील्ड है जिनकी नीलामी कर राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है? गाइस, राजस्थान ने 86 खान है उनकी नीलामी की है, जिसके आधार पर राजस्थान देश में शीर्ष पर रहा है खान नीलामी के मामले में। गाइस, राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज मौजूद है, जिनमें अभी तक 57 प्रकार की जो खनिज है उनका खनन किया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है पेपर में। आगे है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। गाइस, प्रदेश का पहला आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है अपने बोरानाडा जो कि अपना जोधपुर में है, वहां पर आर्म्स कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है प्रदेश का पहला। फिर है राजस्थान के छठे टाइगर रिजर्व के बारे में। दोस्तों, राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व है वो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, वो बन गया है, जिसका क्षेत्रफल है 1397 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? 1397 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान के 5 जिलों में फैलेगा, मतलब 5 जिलों में फैला हुआ है। राजसमंद, पाली, उदयपुर और बफर एरिया ब्यावर और सिरोही का यहाँ पर ये फैला हुआ है। ठीक है, ब्यावर और सिरोही है वो इसके बफर जोन में आते हैं, और मेन जो टाइगर रिजर्व है कुंभलगढ़ वो राजसमंद, पाली और उदयपुर में फैला हुआ है। इस तरह ये 5 जिलों में फैला हुआ है। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके द्वारा अगस्त 2023 में ही इस टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी थी, लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट हुआ है हाल ही में। गाइस, राजस्थान में सॉरी अन्य जो 5 टाइगर रिजर्व है उनका नाम है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिजदारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये धौलपुर करौली वाला टाइगर रिजर्व है, ये अपने आरएस प्री 2023 में पूछा गया था। राइट, 5वां टाइगर रिजर्व पूछा गया था। ये पूछा जा सकता है इस बार के प्री में कि छठा टाइगर रिजर्व राजस्थान का कौन सा है? वो है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। ये है देश का पहला ऊंट बचाव और अनुसंधान केंद्र टेको कंपनी द्वारा कहाँ विकसित किया जा रहा है? दोस्तों, ये विकसित किया जा रहा है अपने जैसलमेर में। ऊंट है वो अपना राज्य पशु है। इसके बचाव के लिए ऊंटों में क्या होता है कि एक प्रकार का रोग होता है सर्रा रोग। सर्रा रोग से निपटने के लिए वेदांता समूह की एक कंपनी है टेको कंपनी, उसके द्वारा ये जो अनुसंधान केंद्र है इसको संचालित किया जाएगा। ये केंद्र है जो ऊंटों के बचाव के लिए है, जो कि जैसलमेर में खोला जा रहा है। वहीं अपना जो केंद्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र है वो है अपने जोहड़बीड़ बीकानेर में। राइट। आगे है भारतीय खाद्य निगम एफसीआई राजस्थान में पहला अन्न भंडार साइलो कहां पर स्थापित करेगा?
तो दोस्तों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा राजस्थान का पहला अन्न भंडार है वो अलवर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? अलवर में। इसके अलावा राजस्थान में कुल 6 स्थानों पर जो अन्न ऊर्जा भंडार है, जिसे साइलो भी कहते हैं, ये स्थापित किए जाएंगे। अलवर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, कोटा, बीकानेर, धौलपुर। तो वर्तमान में बन रहा है अलवर में, और जो 5 बज गए वो भी बन रहे हैं। ध्यान रखना कहाँ कहाँ पर बन रहा है? अलवर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, कोटा, बीकानेर और धौलपुर में। राइट। अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं एफसीआई के बारे में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो अपने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, इसके अंतर्गत आने वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। जो अपना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग है वो आता है उपभोक्ता मामला और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, उसके तहत ये जो उपभोक्ता मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि किसी अधिनियम के अंदर आती है, अर्थात भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत ये आती है, और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। राइट। ये देश में अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूं के अभाव के चलते इसकी स्थापना की गई थी। 1965 के आसपास अपने देश में जो गेहूं का जो भंडार है वो कम था, संकट चल रहा था खाद्यान्नों की, इसी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना के साथ ही गाइस कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य की सिफारिश करने हेतु 1965 में ही CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस अर्थात कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना भी की गई थी। इसका कार्य है गाइस खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद करना, उनका भंडारण करना, उनका परिवहन करना, वितरण करना और बिक्री करना। अर्थात सरकार जो MSP देती है उस पर, मान लो जैसे गेहूं की MSP देती है, गेहूं को सरकार खरीदती है, तो कौन खरीदता है सरकार की तरफ से? FCI खरीदती है, उसका भंडारण करेगी, फिर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएगी, उसका परिवहन करेगी, उसे वितरण करेगी और उसे बेचेगी। राइट। ये है अपने FCI का कार्य। इसके अलावा इसका प्राथमिक उद्देश्य है खाद्यान्नों की खरीद करना, उनका भंडारण वितरण करना आदि के माध्यम से जो समाज में खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना है। गाइस FCI है वो किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करवाती है, इसके बजाय सरकार के द्वारा जो MSP डिसाइड की जाती है उस MSP पर किसानों से ये खाद्यान्न खरीदती है। इस तरह ये खाद्यान्न खरीदने वाली सरकार की नोडल एजेंसी है। राइट। दोस्तों सरकार है किसानों को MSP प्रदान करती है और FCI है इसी कीमत पर किसानों से अनाज खरीदती है। तो ये अपन ने चर्चा की FCI के बारे में। आगे है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर के 2 बड़े पुरस्कार प्राप्त हुए। ये कौन से पुरस्कार हैं? गाइस एक पुरस्कार है गोपाल रत्न पुरस्कार। गोपाल रत्न पुरस्कार है वो डेयरी सेक्टर का बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये पुरस्कार है राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, जो कि राजस्थान का जो भीलवाड़ा दुग्ध संघ है, दुग्ध संघ की प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादन समिति है, उसको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि भीलवाड़ा को गोपाल रत्न पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बेस्ट AI टेक्नीशियन अवार्ड है वो हनुमानगढ़ के जो दुग्ध संघ की कंपनी है, इसके 2 कर्मचारी हैं राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार, इन दोनों को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। राइट। तो ध्यान रखना ये दोनों राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार है। बेस्ट AI टेक्नीशियन अवार्ड राजेंद्र कुमार वीरेंद्र कुमार को, और गोपाल रत्न पुरस्कार है वो भीलवाड़ा को प्राप्त हुआ है। आगे आता है 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किस स्थान पर जन औषधि केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है? गाइस हाल ही में अपने जयपुर में जन औषधि वर्चुअल केंद्र का जन औषधि केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया। वहां पर किया गया, जो दुर्गापुरा स्टेशन है अपने जयपुर का, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है जन औषधि केंद्र का। आगे प्रदेश के किस स्थान पर उत्तर भारत की पहली वन्य जीव फोरेंसिक DNA यूनिट की स्थापना की जाएगी? इसकी नॉर्थ इंडिया की पहली वन्य जीव फोरेंसिक DNA यूनिट दोस्तों यह बनने जा रही है अपने जयपुर में। ध्यान रखना कहां पर? जयपुर में। यह एक यूनिट राज्य FSL के अंतर्गत काम करेगी, जिसका उद्देश्य विभिन्न वन्य जीवों से जुड़े हुए अपराध
उन अपराध के जो रहस्य है उनको सुलझाने का यह काम करेगी। राइट। तो जन औषधि केंद्र है वो दुर्गापुरा स्टेशन जयपुर पर बनेगा और वन्य जीव फोरेंसिक डीएनए यूनिट है वो जयपुर में बनने जा रही है। आगे है 20 से 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं मीटिंग, कौन सी 55वीं मीटिंग है वो कहाँ आयोजित होगी, वो जैसलमेर में होगी, हो गई है हाल फिलहाल। तो यहाँ पर अपन जानेंगे जीएसटी काउंसिलिंग के बारे में। आपको ये मीटिंग का ध्यान रखना है, ये मीटिंग कहाँ हो रही है, जैसलमेर में। दोस्तों जीएसटी परिषद है वो वस्तु एवं सेवा कर जो अपना जीएसटी है उसके क्रियान्वयन से संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी सिफारिश के लिए एक जिम्मेदार एक तरह का संवैधानिक निकाय है। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है जो भारत में मौजूदा कर ढांचा है उसको सरल बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों 2016 में क्या हुआ था, सरकार के द्वारा 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया। इसके तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। इस जीएसटी परिषद के गठन का दायित्व है राष्ट्रपति पर। इस पर राष्ट्रपति पर इसका दायित्व है, अर्थात राष्ट्रपति है वो जीएसटी परिषद का गठन करता है। अनुच्छेद 279 ए के तहत कौन से संविधान संशोधन के तहत 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 के तहत। दोस्तों राष्ट्रपति ने इसी के आदेश के अनुसार 2016 में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया था। इसके सदस्यों के बारे में जानें तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वो अपना केंद्रीय वित्त मंत्री, जो केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्ट्री है वर्तमान में है मिनिस्टर अपनी निर्मला सीतारमन, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ ही इसमें केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं। इसमें प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान के जो प्रभारी मंत्री या फिर किसी अन्य मंत्री को इसका सदस्य नामित किया जाता है। राइट। इसके कार्यों के बारे में चर्चा करें तो अनुच्छेद 279 ए है, इसके तहत जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे कि जीएसटी के अधीन अथवा जीएसटी से छूट प्राप्त जो भी वस्तुएं हैं सेवाएं हैं या फिर मॉडल जीएसटी कानून तथा जीएसटी दरों पर संघ और राज्यों की जो सिफारिशें हैं उन पर सिफारिश करने का अधिकार जीएसटी परिषद के पास होता है। अतः राजस्थान को कोई जीएसटी से रिलेटेड कोई सिफारिश करनी है तो वो जीएसटी काउंसिल में की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये निर्धारित करता है कि किस जीएसटी दर पर स्लैब का उपयोग किया जाए और क्या उत्पाद की विशेष श्रेणी को इन स्लैबों में संशोधन की आवश्यकता है। राइट। यह परिषद है वो प्राकृतिक आपदाओं जो भी विपदाएं आती हैं उसके दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विशेष दरों और कुछ अन्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी करती है, उस पर भी ये विचार करती है। ठीक है। जीएसटी परिषद में जो बैठकें होती हैं उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 3/4 बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अर्थात मान लो एग्जाम्पल के लिए लैपटॉप पर जीएसटी लगानी है, मान लो 28%। इस 28% पर इस पर निर्णय लेने के लिए जीएसटी परिषद में जो भी सदस्य शामिल होते हैं उनमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत होना चाहिए, उसी आधार पर यह जीएसटी लगाई जाएगी। राइट। दोस्तों बैठक आयोजित करने के लिए सदस्यों की 50% उपस्थिति अनिवार्य है, अर्थात गणपूर्ति अर्थात इसका कोरम है वो 50% होना चाहिए। राइट। दोस्तों केंद्र के मत का जो भारांश है महत्व है वो 1/3 है और राज्यों का है वो 2/3 है। ये हो गया केंद्र सरकार और ये हो गई राज्य सरकार। इन दोनों की मतों की बात करें तो 1/3 वोटिंग पावर है, 1/3 वोटिंग पावर है वो केंद्र की है और 2/3 है वो राज्य सरकार के अंडर है। राइट। तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसमें बराबर निर्णय लेते हैं। जीएसटी की काउंसिलिंग में जो भी कोई निर्णय वगैरह लेना होता है वो गणपूर्ति है 50% और बहुमत की दर है 3/4। राइट। ये अपन ने चर्चा की जीएसटी काउंसिलिंग के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन राजस्थान की जो भी योजनाएं हैं जो न्यूज में थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।